ऐ मेरे हम सफ़र हो, ऐ मेरे हम सफ़र। जय हिंद दोस्तों, मैं HNY आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे भाई मेरे दोस्त, हमारे इस चैनल पे जुड़ करके हमारी सेवाओं का जिस तरह से लाभ आप लेते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से मुलाकात कराई जाए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में यह टॉपिक टच करे, लड़े और आप अपनी सफलता को पाने का काम करें। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नया होंगे तो आप इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, एक दूसरे से भी पढ़ने वाले बच्चों से सब्सक्राइब करवाने का काम करेंगे। तो मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो मैं एक टॉपिक आपके बीच में दे रहा हूं, वह टॉपिक है मौलिक अधिकार। कहने का मतलब कि फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद समता का अधिकार 14 से 18, ये मैं इसी का आज आपके अंदर जिक्र करूंगा। वैसे तो ये 12 से 15 है, लेकिन मैं फंडामेंटल राइट जो मुख्य आपको अनुच्छेद है उससे शुरू वाला मैं आपके ऊपर रूबरू कराने का काम करूंगा। और धीरे धीरे ये, क्योंकि लंबा चैप्टर है फंडामेंटल राइट, आपको धीरे धीरे 1-2 और वीडियो आएंगे और उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहरहाल यह जो आपको वीडियो होगा, यह जो चैप्टर होगा, वो आपको शुरुआती फंडा से होगा और आप देख लें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। फंडामेंटल राइट आप सभी जानते हैं कि यह हमारे जीवन का मौलिक अधिकार है, हमारी क्षमता है, हम सब कुछ, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं तो मौलिक अधिकार है, सिंपल सी बात है। तो मेरे दोस्त आप देखिए, मैं फंडामेंटल राइट की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। यह देखिए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मेरे दोस्त आप यहाँ पर देख लीजिए है क्या ये फंडामेंटल राइट। यह कह रहा है ना भाई मेरे, यहाँ पर समझिए, है ना, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण किया गया है। समझ रहे हैं मेरे दोस्त, आप हमारी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सामने से आपको मैं बता दे रहा हूँ। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण किया गया है। ठीक है, भाग 3 में, समझिएगा, ये दिमाग में लगाइएगा, ये भाग 3 में। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मतलब भाग 3 को संविधान के भारत में संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, संज्ञा दी गई है जो सर्वथा उचित है। कह रहा है कि बिल्कुल सर्वथा उचित है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का जो जिक्र किया गया है वो भाग 3 में है। और यह फंडामेंटल राइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे नागरिकों के लिए ज़रूरी है, इस देश में रहने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है। इसीलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मतलब यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है, हमारा पार्ट है। मौलिक अधिकारों का, वहाँ से देखिए मेरे भाई, मौलिक अधिकारों का जितना विस्तृत विवरण भारत के संविधान में है, उतना विस्तृत विवरण आपको पूरी दुनिया के संविधान में नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया के संविधान में नहीं मिलता है। मतलब मौलिक अधिकार का जितना विवरण भारत के संविधान में है, उतना विवरण आपको पूरी दुनिया के संविधान में नहीं मिलता। समझ रहे हैं? संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति के लिए मूल अधिकार के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को सम्मानित किया गया है। कहने का मतलब कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत पूरे भारत के लोगों को यह अधिकार दिया गया है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राष्ट्रहित में सब कुछ कुर्बान करने का अधिकार। ठीक है, इसकी गारंटी दी गई है। समझ रहे हैं? मौलिक अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी, सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब कि ये जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे देश के अंदर नागरिकों की सुरक्षा, और जो राज्य हैं अगर राज्य यह कर दें, अगर कोई कड़ा नियम बना दें, तो वह मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हमारा अधिकार देता है कि हम राज्य के खिलाफ जाकर के लड़ सकते हैं और हमारा जो मूल बेस है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, उसको लेने का हम काम कर सकते हैं। मौलिक अधिकार में प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना होता है, न कि व्यक्तियों की।
बात हमारी समझ रहे हैं? कहने का मतलब कि मौलिक फंडामेंटल राइट में कानून का सरकार बनाना होता है, न कि व्यक्तियों की सरकार बनाना होता है। क्योंकि व्यक्तियों की अगर सरकार बन जाएगी तो वो लोकतंत्र रहेगा नहीं और वह व्यक्ति विशेष का कानून हो जाएगा। वो जो चाहेगा वो अपने मन का करेगा। तो फंडामेंटल राइट हुआ कहाँ भाई? कहने का मतलब कि मेरी इच्छा है कि मैं मंदिर जाऊं और व्यक्ति की जो फंडामेंटल व्यक्ति की शासन है तो वह कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तेरे को तो जाने ही नहीं दूंगा, ये क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि इसका पुजारी मैं हूं। लेकिन आज का जो हमारा फंडामेंटल राइट है दोस्तों, वो मेरे को सबको, पूरे भारत के लोगों को यह आज़ादी देता है, या अधिकार देता है सब कुछ करने का। आगे मैं चलता हूँ इस मौलिक फंडामेंटल राइट से। ठीक है, आप समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता, तो भाग 3 को आप समझिएगा। अगर आपसे पूछे कि संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट किस भाग में रखा गया है, उसका उल्लेख किया गया है, तो आप कहिएगा भाग 3 में। ओके मेरे भाई, संविधान के में मौलिक अधिकार को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया भैया? तब मूल रूप से बांटा गया है 7। मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को आपको मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरा सोना बाबू, आप समझ लीजिए। पहला क्या है भाई? तो समता का अधिकार। समता का अधिकार पहला क्या है? तो समता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर क्या है भैया? तो 14 से 18। समता के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 14 से 18 में रखा गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22, समझ रहे हैं? ये दिमाग में रखे रहिएगा आप बिल्कुल कंडीशंस में, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को 7 भागों में बांटा गया है। पहला समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद आपको 19 से 22 है। ठीक है मेरे भाई। तीसरा है मेरे बच्चे आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कौन? अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है आपको संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। छठा है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपको अनुच्छेद 32। समझना आप हमारी बात को। तो ये मुख्य अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ और भाग बता रहा हूँ। बाकी 12-13 आप समझ रहे हैं, उसका भी मैंने जिक्र करूँगा आपको लेकिन अंत में। लेकिन ये जो मुख्य प्रारूप हमारा था वो आपके बीच में मैंने दिया। अनुच्छेद 31 वाला जो ये पार्ट है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। तो कहाँ पर रखा गया तो अभी मैंने आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, तो अब समझिए मेरे लाल, आ जाओ यहाँ पे एक मुद्दा देखो, नोट में ज़रा देख लो। वही मैंने संपत्ति का अधिकार जो बताया, नोट में ज़रा देख लो। क्योंकि 7 तो थे, लेकिन अब फंडामेंटल राइट कितने बच गए? 6। क्योंकि फंडामेंटल राइट में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया जो अनुच्छेद 31 में शामिल था। तो यहाँ गौर करना ज़रा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, अधिनियम संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में, किस ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों? 1978 ईस्वी में मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। समझ रहे हैं? संपत्ति का अधिकार संविधान में रखा तो जरूर गया था, ठीक है, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा, अधिनियम द्वारा 1978 में इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे क्यों हटाया गया? क्योंकि अगर संपत्ति का अधिकार हर किसी के पास रहेगा तो वो पूरा का पूरा हर लोगों से सारा का सारा संपत्ति हड़प करके अपने पास रख लेगा। वो काला धन की कमाई रख लेगा, चाहे वो कुछ भी कर लेगा। अब उस पर कोई क्यों? स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, उसको कानूनी अधिकार हो गया, वो अपना कर सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है। इसीलिए सरकार ने 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को डिलीट कर दिया कि नहीं रहेगा। इस अधिकार को संविधान के भाग 6-7 में, संविधान के भाग किसमें मेरे दोस्त? तो 7 में अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया। अतः अब संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार ही बच गए हैं। समझ रहे हैं? मतलब संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटा दिया गया और उसे संविधान के अनुच्छेद 300 के क के तहत
भाग 7 में, ठीक है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब कानूनी अधिकार बन गया तो क्या होगा, कहने का मतलब कि अगर आप अपना इनकम भी बनवाने जाते हैं तो आपको बोलता है, अगर ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं, चाहे जो भी हो, ओबीसी हैं तो आपको बताएगा कि आप 90,000 से कम इनकम, अधिक इनकम नहीं रखेंगे। अगर उसका 90 से अधिक हो गया तो आपको कोई जो आरक्षण है वो नहीं मिल पाएगा, है ना। EWS में है तो शायद 8 लाख की इनकम है, उससे ज़्यादा वो हो जाएंगे तो नहीं मिल पाएगा। तो ये सब कानून, इसको कानून बना दिया गया। अगर मौलिक अधिकार होता तो कितना ही संपत्ति रख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कानून बना दिया गया तो अब क्या भाई, जब कानून ही बन गया तो फिर सिंपल सी बात है कि अगर आप ज़्यादा रख लेंगे तो आपके ऊपर छापा पड़ जाएगा, आपकी संपत्ति ले ली जाएगी सरकार के द्वारा। आइए यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जरा समझ लो, कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। कहने का मतलब अब समझ लीजिए, मौलिक अधिकार तो आपको मिल गया, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, पिकनिक मनाने का अधिकार, तो ये कब अधिकार आपके छीने जाएंगे, तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि अगर अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि जब कभी भी कोई आपातकाल की स्थिति आ जाती हो, युद्ध हो या फिर लड़ाई हो या फिर ऐसी कैसी परिस्थिति हो, तो वैसी स्थिति में आपके मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए निष्क्रिय किया जा सकता है। युद्ध, अगर मान लो कि चाइना से युद्ध लड़ गए हम लोग, तो हम अगर बोलेंगे, मान लो मेरे को फंडामेंटल राइट है, तो मैं बोलूँगा कि है नहीं, मैं तो जाऊँगा आपको तिब्बत के किनारे पर, मैं आपको बॉर्डर पे जा कर के पिकनिक मनाऊँगा। तो ये सरकार, अब आप कहेंगे कि नहीं मेरा फंडामेंटल राइट है, तो नहीं, इस स्थिति में आपको सरकार आपका फंडामेंटल राइट अधिकार को छीन सकती है कुछ समय के लिए, सदा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, जब तक वह शांति व्यवस्था न बनाई जाए। तो समझ गए आप किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 19 में आपको विदेशी आक्रमण या वैसी परिस्थिति हो तो उसके अंतर्गत आपको 6 मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है, शून्य किया जा सकता है। ये आप समझिएगा, ऐसा नहीं कि आप जो भी करें वो आपका मौलिक अधिकार ही है। मेरे दोस्त, आप समझ लो, यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 एक भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कहने का मतलब कि भारत का संविधान और उस संविधान का अनुच्छेद 19 का भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन कौन मेरे भाई, तो यहाँ पर जरा देख लो, इसी स्वतंत्रता को छीनी जाएगी। आप समझिए, वाक स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्रता है मेरे भाई, तो पहला आप जरा देख लें, यह कह रहा है कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। कहने का मतलब कि वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ हमें होनी चाहिए, ठीक है। ये स्वतंत्रता दे रहा है अनुच्छेद 19 का 1 बी में जो है वो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब कि अगर हम सम्मेलन करना चाहते हो तो वहाँ पर सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण लेकिन होना चाहिए। 19 के 1 का बी, 19 के 1 का सी, संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। मतलब अगर हम चाहते हैं कि कोई सोसाइटी बना लें, कोई संघ बना लें, तो वहाँ पर हमको अनुच्छेद 19 का 1 सी हमें स्वतंत्रता देता है। 19(1) का डी, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। कहने का मतलब कि हमें यह भी स्वतंत्रता मिलती है 19 के 1 के डी में कि हम भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में सर्वत्र घूम सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ के निवासी बन सकते हैं। 19 का 1 का ई कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। यहाँ पर वहीं दिया है, वहाँ घूमने का दिया था, यहाँ कह रहा है कि वहाँ का हम निवासी बन सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, वहाँ का हमें मौलिक अधिकार, मौलिक स्थिति से बिल्कुल वहाँ पर लाभ पहुँचाया जा सकता है। 19 के 1 का जी में कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। मतलब 19 का 1 का जो जी कह रहा है
कि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं, कोई हम अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या है, बिल्कुल मौलिक अधिकार है, बिल्कुल हमें स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। वो हमारा 19 का एक सारा का सारा 6 स्वतंत्रता देता है हमारे जीवन में, हमारे भारतीय नागरिकों को। बात हमारी समझ रहे हैं। एक कंडीशन है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप ज़रा आइए यहाँ पे। मेरे बच्चे आप ज़रा देखो, मैं आपको बताया था ना कि फंडामेंटल राइट 7 था लेकिन 6 बचा संपत्ति के अधिकार को हटा करके। पहला हमारा क्या था, तो समता का अधिकार। फंडामेंटल राइट में पहला क्या था, तो समता का अधिकार। और वो अनुच्छेद कौन कौन सा भैया, तो 14 से 18। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 14 से 18 था। कह रहा है कि 14 से 18 में कह रहा है कि हमको समता का अधिकार में क्या उल्लेख किया गया। यह क्या उल्लेख किया गया है, यह देखिए जरा। 14 में क्या कहता है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद किस में है, 14 में है। विधि के समक्ष मतलब नियमों के समक्ष, विधान के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। कहने का मतलब कि तमाम व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, चाहे वो राजा हो, रंक हो या कोई लोग हो, उसको समान संरक्षक होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए, समान रूल में उसको दायरे में रखना चाहिए। ये अनुच्छेद हमारा 14 कहता है। दूसरा कह रहा है, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। विभेद का प्रतिषेध। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। मतलब यह कह रहा है कि हमारे जन्म के आधार पे, हमारे मूल धर्म के आधार पे, हमारे जन्म स्थल के आधार पे, वंश, लिंग के आधार पे, ठीक है, हमको कभी भी विभेद नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद कौन कह रहा है, यह अनुच्छेद आपको 15 कह रहा है समता के अधिकार पे। समता का मतलब समान अधिकार। ऐसा नहीं है कि हमारा धर्म आपको हिंदू है, हमारा धर्म आपको बौद्ध है, हमारा धर्म सिख है या हमारा धर्म आपको मुस्लिम है, तो ये धर्मों के आधार पर उसको आप बंटवारा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। जातियों के आधार पर, लिंग के आधार पर उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप अगर क्षत्रिय हैं और वो कोई ग्वाल है या फिर कोई हरिजन है या कोई और जाति है, तो उसमें आप उसके जात के, लिंग के आधार पर उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये कभी हो नहीं सकता। और यह अधिकार कौन देता है, ये अधिकार आपको अनुच्छेद 15 देता है समता के अधिकार में। ये दिमाग पे रखिएगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है मेरे भाई सी, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 मतलब लोगों के नियोजन। नियोजन कहने का मतलब, लोक नियोजन के कहने का मतलब यहाँ पर है कि विषय में अवसर की समानता। सारे लोगों को जो भी नियुक्ति होती है, नौकरी होती है, वहाँ पर समान अधिकार उनको मिलना चाहिए और उनके सोसाइटी के अधिकार पर उनको बिल्कुल अधिकार मिलना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। डी कह रहा है, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निश्चित। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ये 17 कह रहा है, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध होना चाहिए। कहने का मतलब कि छुआछूत नहीं, भेद के आधार पे, लिंग के आधार पे आप छुआछूत भेदभाव रखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा अनुच्छेद कौन करता है, तो 17 समता के अधिकार में। सी है, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। अनुच्छेद 18 यहाँ पर कह रहा है कि चाहे वो सेना हो, विद्या हो, कोई भी हो, यहाँ पर सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। न कि स्त्री हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, उसमें भी भेद करके उनको अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं जी आप लड़की हो, आपको सेना में जाने का अधिकार नहीं है, आप स्त्री हो, आपको ये करने का अधिकार नहीं है, आप महिला हो, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है भाई मेरे, तो यह अनुच्छेद कहता है 18, ठीक है। ये है हमारे समता का अधिकार। बात हमारी समझ गए मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशंस है, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे क्रिटिकल आ जाते हैं। मान लो कि कोई महिला है, उसको मना किया जा रहा है कि भाई आप यहाँ ना आएँ,
या फिर आप यहाँ ये कार्य न करें या इसमें शामिल न हो, तो ये तो उसको मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट उसको अधिकार देता है कि वो हो सकती है, उसका अधिकार है कि उसमें जाने का उसका अधिकार पावर है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्रिटिकल समय आते हैं जहाँ पर रोकना होता है, ये स्थिति होती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने जो कहा था मेरे दोस्त, सामने आपको समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ते हमारा पहला पॉइंट था, फंडामेंटल राइट का पहला भाग था। हमारा दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथे, पाँचवें, छठवें, ये सारे के सारे मैं आप सभी के सेवा में। अब तो अभी तो सारा बिल्कुल मुख्य चीज़ बचा हुआ है, वो आपके साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। मैं HNY आपके सेवा में फिर हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो लेकर के। आप सभी बेहतर रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और अपने माँ बाप के लक्ष्य को बिल्कुल पूरा करने का काम करें। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।